हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, एनसीईआरटी का सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान होता है। एनसीईआरटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए फ्रेंड्स मैंने कम्प्लीटली एनसीईआरटी की सीरीज की। इसमें मैं चैप्टर बाई चैप्टर, हर क्लास बाई क्लास आपको पढ़ाऊँगा और समझाऊँगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि आजकल भागदौड़ भरी ज़िंदगी में किताब पढ़ने का आपको समय नहीं है, तो ऑडियो वीडियो के माध्यम से आप इसको सुन सकते हैं। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, अपना हेयरफोन लगाइए और सुनते जाइए। तो कक्षा 6 के 4 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिए। आज 5वां चैप्टर शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। अध्याय 5, राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। तो इसको आज देखते हैं। चुनाव का दिन जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। यानी शंकरन नाम का लड़का ये देख रहा था कि उसके नाना नानी वोट डालने के लिए जल्दी जा रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग किस लिए जा रहे थे। तो उनके नाना नानी ने बताया कि आज हम अपने शासक का चुनाव करने के लिए जा रहे हैं। तो इसी टॉपिक से संबंधित, चुनाव से संबंधित राज्य, राजा, प्राचीन गणराज्य किस तरह थे, इन सब बातों को आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग शासक कैसे बने। तो कुछ लोग शासक कैसे बने देखते हैं आगे। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं, लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे। हमने अध्याय 4 में ये पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। यहाँ आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैं इनको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, इजीली पढ़ता जाऊंगा, आपको समझता आती जाएगी और कहीं कठिन लगेगा तो मैं उसको एक्सप्लेन भी करूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ा दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी राजा लोग घोड़ा छोड़ते थे और वो घोड़ा स्वतंत्र विचरण जहाँ तक करेगा वहाँ तक का राज्य उनको हो जाता था। और जो कोई अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को जो पकड़ लेता था उसको राजा से युद्ध करना पड़ता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो युद्ध जीत जाता था तो वो धरती भी उसकी हो जाती थी। इस तरह की प्रक्रिया होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उन्होंने घोड़े को जाने को दिया तो इसका मतलब यही होता कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। ये यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज्य सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बैठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कहीं अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ। पैसे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। व्यवस्था किस तरह थी। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते थे। इनके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल है। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई है। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है।
उस समय समाज में कई समूह थे जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे तो वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिन्हें वर्ण कहते हैं, यानी कि उस समय के पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया जिसे ही हम वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उसका काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था, यानी दक्षिणा भी मिलती थी। ठीक है। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना था। और तीसरे स्थान पर विष या वेश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। इनका काम अन्य लोगों यानी तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्राय औरतों को भी शूद्रों के समान माना गया। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मणी होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्रह के शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। कुछ राजा स्वयं को पुरोहितों से श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण सही नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका ही हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव भी बहुत सीमित था। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न ये खड़ा हो रहा है, लोगों ने वर्ण व्यवस्था का विरोध क्यों किया? आप सब लोग जानते हैं, आप अपनी अपनी समझ के हिसाब से बिल्कुल समझ लेना। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। ये एक यहाँ पर चित्र दे रखा है, इस पात्र का चित्र को देख लीजिए। इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों का भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये चित्र में देख लीजिए फ्रेंड्स। इसके बाद अब जनपद की बात करते हैं। जनपद की क्या व्यवस्था थी? महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद का शाब्दिक अर्थ जन के बसने की जगह होता है। यानी जनपद का शाब्दिक अर्थ क्या? जन की बसने यानी आदमी पर बसने यानी रहने की जगह को कहते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद मानचित्र 4 में पृष्ठ क्रमांक 49 में दिखाए गए हैं। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अंतरंजी खेड़ा इसमें प्रमुख है। खुदाई से पता चला है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें उगाते थे। क्या इस सूची में तुम्हें किसी ऐसी फसल का नाम मिला जिसका उल्लेख अध्याय 3 में नहीं है? ठीक है, आगे देखते हैं। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लोग रंग के होते थे। इन पुरा स्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले जिन्हें चित्रित दूषित पात्र के रूप में जाना जाता था। जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्योमेट्री आकृतियों के रूप में है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। महाजनपद, जनपद की बात हो गई, अब महाजनपद की बात करते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, मानचित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी।
कहीं राजधानी में किलेबंदी की गई थी, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। ऐसा लगता है कि लोगों के अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया गया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़े कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। अब राजा सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभव आहत सिक्कों में था। अब ये पृष्ठ क्रमांक 84 पर चित्र में दिखाया गया और इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में अपन देखेंगे विस्तृत रूप से। ठीक है, अब ये महाजनपद का एक चित्र देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये कहाँ पे थे। ठीक है, देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। में आप देख रहे हैं कौशाम्बी किले की दीवार। यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 2500 साल पहले हुआ था। अब आगे देखते हैं, महाजनपदों के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं के किस प्रकार भिन्न थे, दो अंतर बताओ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब कर, महाजनपद काल में कर व्यवस्था किस तरह थी। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब वे नियमित रूप से कर वसूलने लगे। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। प्राय उपज का 1/6 हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए, जो प्राय श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार या सुनार को राजा के लिए महीने में एक दिन काम करना पड़ता था। ठीक है, पशुपालकों को जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। आर्किटेक्ट तथा खाद्य संग्राहक राजाओं को क्या देते होंगे, ऐसी आप कल्पना कीजिए और उसका आंसर निकालिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कृषि में क्या परिवर्तन हुए होंगे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इसमें फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरों लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उनका रोपण शुरू किया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज़्यादातर दास दासी तथा भूमिहीन खेतियार मजदूर या कमकार करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण देख लीजिए मगध का। ठीक है, मानचित्र 4 में पृष्ठ क्रमांक 49 में मगध को ढूंढो और लगभग 200 साल के भीतर मगध में सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था। ठीक है, गंगा और सोन जैसी नदी मगध से होकर बहती थी। यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लाया जाता था। मगध में क्या किया जाता था, जंगलों से हाथी और उनको जानवरों को पकड़कर और उनको ट्रेनिंग देकर फिर सेना में काम में लिया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए भी लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए भी बहुत उपयोगी थे। मगध में 2 बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए हैं, जिनका नाम है बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अजातशत्रु इसका रियल नेम था, लेकिन अजातशत्रु इस पर ज़्यादा बोला जाता, ज़्यादा प्रचलित है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए हर संभव साधन अपनाते थे।
माँ पद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह यानी आधुनिक समय की जो राजगीर जगह है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही है। यानी मगध, एक प्रश्न बनता है कि मगध की राजधानी अधिक समय तक कौन सी बनी गई, तो प्राचीन समय में इसका नाम था राजगृह, आधुनिक समय में इसको राजगीर बोला जाता है। और बाद में इसका नाम बदल के क्या और बनी रही, बाद में पाटलिपुत्र यानी आज का पटना को राजधानी बनाया गया। बाद में कितना पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया, जिसको आज अपन पटना बोलते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है कि मैसेडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल न होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा कि मगध का एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नजदीकी बच्ची राज्य भी था, जिसकी राजधानी वैशाली यानी बिहार, जो कि बिहार में थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, जिससे प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना और किस तरह करना। शत्रु के आक्रमण से निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे और स्त्रियां, दास तथा कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। ठीक है, देख लीजिए गण क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ क्या है? संघ अर्थात संगठन या सभा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध तथा महावीर, जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, यानी आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, तो दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का ये वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, जिसमें बुद्ध की कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अजातशत्रु यानी अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु यानी बज्जी संघ का आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा गया। यानी जो अजातशत्रु है, तो वो क्या बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उसके लिए उन्होंने अपने मंत्री को, यानी जो बस्कार था, बुद्ध के पास सलाह मशवरा करने के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा ही होता है, तो उन्होंने कहा बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे और आपस में मिलकर जुलकर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समांतर उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे। उनके आने या जाने पर कोई रोक नोक नहीं लगाएंगे। तो कहीं शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनके राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघों पर विजय प्राप्त कर ली और उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय आगे 10 में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देख लीजिए, अन्यंत्र जानकारी देख लीजिए। अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक साथ शासन व्यवस्था को स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। ये व्यवस्था लगभग 200 साल तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर एक उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक का अधिकार नहीं मिले थे।
एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नौकरी का अधिकार नहीं मिलते थे। अब आगे कल्पना करो आप, कुछ उपयोगी शब्द देख लीजिए। राजा, अश्वमेध, वर्ण, जनपद, महाजनपद, किलेबंदी, सेना, कर, पौधरोपण, गण अथवा संघ के बारे में अपन ने इसमें कंप्लीटली पढ़ लिया है। ठीक है, अब कल्पना करो वैशाली के उस सभागार में तुम अंदर झांक रहे हो जहां मगध के राजाओं द्वारा आक्रमण का सामना करने के विषय पर चर्चा की जा रही, तो तुमने क्या सुना। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह आप कल्पना कर सकते हैं। ठीक है।